हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, जो कि क्लास 10th की साइंस का टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था और पिछली क्लास में पढ़ रखा था। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उसका है। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर का जो बेस है वो है लाइट का रिफ्लेक्शन। हमने उस क्लास में पढ़ रखा था। पहले आप उस क्लास को अटेंड करें, फिर इस क्लास को देखें ताकि आपको समझ में आए। और थोड़ा सा हम वापस से उस पर बात कर लेते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले चीजें ये होता है कि जो भी हम चीज देख पाते हैं वो एक लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। यानी कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तभी चीजें हमें दिखाई देती है। मैंने उस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन भी छोड़ा था कि आप सब आंसर करना कि चीजें हमें दिखाई क्यों देती है। तो उसका रीजन यही है कि चीज़ों पे लाइट आती है, टकराती है और जिस कलर की होती है वो तो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है और जो जो कलर उनको पसंद है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कोई चीज़ें मेरे को रेड दिखाई दे रही है, कोई चीज़ मेरे को ब्लू दिखाई दे रही है, तो उसमें केवल उस लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेड चीज़ में मेरे को रेड लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर आती हुई मिल रही है, ब्लू चीज़ में मेरे को ब्लू लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए आती हुई मिल रही है। वहां पे बाकी रेड और ब्लू को छोड़ के जितने भी कलर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट या जो चमकीला पदार्थ होता है मैं उसको नाम देता हूं रिफ्लेक्टर। मैं उसको नाम देता हूं रिफ्लेक्टर। हिंदी में बात करें तो परावर्तक पृष्ठ। ये जो रिफ्लेक्टर होता है ये एक प्रकार का ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक या अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होता क्या है उस पर बात करते हैं। आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है वो तो है आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट, जो आप चीजें देख पा रहे हो। और जो चीजें नहीं देख पा रहे हो या ओपेक ऑब्जेक्ट और आपके बीच में जो चीजें हैं जिससे एकदम ट्रांसपेरेंट मीडियम दिख रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी कि मतलब ट्रांसपेरेंट का अर्थ ये है जैसे हवा, हवा दिखाई नहीं दे रही है ना ही वो लाइट का रिफ्लेक्शन करती है, उससे लाइट आर पार जाती है। कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जो आपको चीजें आसपास दिख रही है वे सारी वस्तुएं क्या है, अपारदर्शी वस्तु। और वे सारी चीजें दिख रही है क्यों, क्योंकि उन पे क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो अपारदर्शी वस्तु में हमेशा क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन। मैं मानता हूँ रिफ्लेक्टर एक अपारदर्शी वस्तु है, वहां पे क्या होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन। अब क्या कंडीशन है, इसके बाद में हम मिरर पे जाएंगे। पहले थोड़ा सा उस पीछे वाली क्लास को समझ लेते हैं। कोई भी सोर्स है आपका, मान लीजिए सन है, उस सन वाले सोर्स से इतने सारे लाइट्स के रेज बंडल्स, मतलब करोड़ों अरबों खरबों इतनी सारी रेज एक साथ में निकलती है। बट हम उन इतनी सारी रेज में किसी एक रे को पकड़ते हैं, एक छोटी सी रे को, पतली सी। उस रे को मैंने पकड़ा और देखा वो कुछ इस टाइप से आई और टकराई। उस रे को पकड़ने के बाद मैंने देखा कि वो रे इस टाइप से टकराई, इस पॉइंट पे टकराने के बाद वापस इस दिशा में निकल गई। इसको जाने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। हिंदी में बात करें तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम यानी हवा में चलती हुई दूसरे माध्यम यानी जो रिफ्लेक्टर है वो दूसरा मीडियम हो गया, दोनों माध्यम के बीच में एक परावर्तक पृष्ठ होता है जो कि रिफ्लेक्टर का ऊपर वाला पार्ट है। हाँ सॉरी, जो रिफ्लेक्टर है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। नीचे क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट मान लो। तो एक माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम ओपेक ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के बीच के पोर्शन क्या है, रिफ्लेक्टर। उससे टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाए यानी वापस से एयर में लौट जाए, इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बात समझ में, इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे हमने उस दिन कुछ चीजें पढ़ी थी कि जिस पॉइंट पे लाइट आती है और जिस पॉइंट से वापस लाइट जाती है, आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, जाने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बट जिस पॉइंट पे लाइट आती है और जिससे जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। और इस इंसिडेंट पॉइंट पे अगर रिफ्लेक्टर के अकॉर्डिंग 90 डिग्री का एंगल बनाए और कोई लाइन खींचे उसे बोला जाएगा नॉर्मल। फिर हमने दो रूल पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, ये तो उनका इंट्रोडक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो रूल होते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। या फिर हिंदी में बात करें तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, नॉर्मल को हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। उसका रीजन ये है कि इंसिडेंट रे अगर इस लाइन में आ रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन से जाएगी और
नॉर्मल भी इसी लाइन में होगा। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे की तरफ आंख करूं तो पीछे वाली दोनों चीजें मेरे को नहीं दिखेगी, नॉर्मल तो वैसे ही नहीं दिखना, और इंसिडेंट रे की तरफ आंख करूं तो पीछे वाली दोनों चीजें नहीं दिखेगी। जैसे कि एक प्रकार से इस बोर्ड की बात करते हैं, इस बोर्ड पे ये लाइन है, इस बोर्ड पे ये लाइन है, इस बोर्ड पे ये लाइन है। अगर बोर्ड के एक छोर से मैं देखूं तो मेरे को इस लाइन के अलावा ये दो लाइन नहीं दिखाई देगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सेम प्लेन का अर्थ होता है कि अगर तीनों लाइनों को काटें तो एक समान कटे। आई बात समझ में? सेम प्लेन का अर्थ ही होता है। तो पहला नियम ये था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, एक ही तल में होते हैं। दूसरा रूल ये था कि इंसिडेंट लो ये था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे थीटा आई, या फिर बोल दो एंगल आई। इंसिडेंट एंगल यानी इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल जो बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे थीटा एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है इसलिए मैंने लिख दिया, बाकी एंगल आई और एंगल आर ऐसे मान लो। तो सेकेंड लॉ ये था कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसका नाम होता है इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसका नाम है रिफ्लेक्टेड एंगल। ये दोनों ऑलवेज इक्वल रहते हैं, यानी हमेशा ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो सेकंड लॉ क्या था? एंगल ऑफ आई आर इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही आगे वाला पार्ट, जिसके दो सब पार्ट होते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद में साइड रिफ्लेक्शन पढ़ के हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है हम सबके लिए, बिकॉज डेली बेसिस की चीजें हैं। हम प्लेन मिरर में डेली अपना चेहरा देखते हैं, और मतलब हमें जो पहचान दी है, हम अपने चेहरे को देख पा रहे हैं, तो हम हमेशा अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन नहीं देख पा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा चेहरा किस टाइप का है। वो देन है रिफ्लेक्शन की। विदाउट रिफ्लेक्शन हम किसी को भी नहीं देख सकते, खुद को भी नहीं देख सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हम कभी भी अपना चेहरा रियल में नहीं देखते हैं। हमने अपने कानों को या अपने चेहरे को ऑलवेज, हमेशा एक रिफ्लेक्शन के रूप में ही देखा है। ओरिजिनलिटी में हमने अपने कानों को या फिर अपने पूरे चेहरे को नहीं देखा है। तो रिफ्लेक्शन का ही ये कारण है। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के दो पार्ट, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हिंदी में बात करें तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। बहुत सिंपल टॉपिक है, दोनों को साथ साथ पढ़ते हैं। एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों को समझते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो चीज होती है जो कि प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होना, यानी कोई भी प्लेन सरफेस हो, एकदम प्लेन, एकदम स्ट्रेट, उस सरफेस पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा और तो उसे क्या बोलेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक उबड़ खाबड़ प्लेन हो या इरेगुलर प्लेन हो, उस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सीधा हो गया, प्लेन सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा या रेगुलर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको तो बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इरेगुलर सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फॉर एन एग्जांपल, अगर ऐसी सतह है, अगर इसके सारे पॉइंट पर अगर मैं लाइट गिराऊं, मान के चलो मैं इसके 3 पॉइंट पे लाइट गिराता हूं, और वो जो तीनों लाइट गिर रही है, आपको पता होना चाहिए सन से जब लाइट आती है तो उन लाइट की रेज के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है और सारी रेज पैरेलल में होती है। यानी सन से माने चलो कितनी भी रेज निकली, सारी रेज पैरेलल में होती है। तो हमने माना है तीनों रेज पैरेलल में आके इस सरफेस पे टकराई। बट रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल खींचूंगा तो तीनों रेज का नॉर्मल के साथ जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, बिकॉज हम जानते हैं, मैथ्स का ही टॉपिक है, हम इसमें भी बात करेंगे मैथ्स की क्लास में। हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस का एक रूल होता है कि कोई लाइन पैरेलल है, उनको एक टेढ़ी लाइन काट रही है, तो यहाँ यहाँ बनने वाले एंगल सारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो टेढ़ी लाइन काट रही है, ये तो ये रही पैरेलल लाइंस, ये रही, तो इन पे जो एंगल बनेंगे वो क्या रहेंगे? ऑलवेज इक्वल रहेंगे। या ऐसा मान लो कि ये लाइन से क्या है? पैरेलल, ये रही, इसको एक टेढ़ी लाइन काट रही है, तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा?
बराबर होगा, यहाँ वाला एंगल बराबर होगा, तो टोटल एंगल 90 डिग्री का है, 90 में से बराबर बराबर एंगल घटेंगे तो ऊपर वाले एंगल भी क्या बचेंगे, बराबर बचेंगे। यानी कहने का अर्थ ये है कि जब भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो बहुत सारी रेज के बीच में जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और बहुत सारी रेज आके टकराती है तो इंसिडेंट एंगल सबका क्या होता है, आई आई आई, यानी बराबर होगा। इतना अगर यहाँ पे 30 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे भी कितना होगा इंसिडेंस 30 पे, यहाँ पे भी इंसिडेंस कितना होगा 30 पे, तो इंसिडेंस इंसिडेंस एंगल कितना होगा 30 30 30। अब आपको रूल पता होना चाहिए, इंसिडेंट रे टकरा के जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट से क्या निकलती है, रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं उसको थोड़ा यहाँ तक निकाल देता हूँ। यहाँ पे आपने कुछ चीज देखी होगी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल में आई और पैरेलल में चली गई। यहाँ पे लाइट्स पैरेलल में आई और वापस पैरेलल में चली गई, बराबर बराबर डिस्टेंस बनाई हुई है। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें लाइट टकरा के सेम एंगल पे निकले और सारी रेज के बीच में दूरियां भी एकदम पैरेलल हो, क्योंकि पैरेलल रेज आती है तो जाएगी भी कैसी, पैरेलल। तो जिस रिफ्लेक्शन में लाइट्स पैरेलल आती है और पैरेलल ही एकदम जाती है उसी बराबर डिस्टेंस में, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, बिकॉज ऑफ प्लेन सरफेस। अगर प्लेन सरफेस नहीं होती तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, उसको भी पढ़ते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में यह होगा कि जब प्लेन सरफेस पे कोई भी इंसिडेंट रे आएगी तो सबके बीच में जो इंसिडेंट करते वक्त जो बीच में पैरेलल डिस्टेंस होगी वो ही जाते वक्त भी होगी, यानी एकदम पैरेलल आई और पैरेलल चली गई, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई उबड़ खाबड़ सरफेस हो तो वहां पे क्या होगा कि जब भी कोई लाइट आती है, लाइट आएगी तो पैरेलल ही, बट जाते वक्त कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे इंसिडेंट रे तो पैरेलल आई है, बट रिफ्लेक्टेड रे जो होगी उस पर बात करें तो वो पैरेलल नहीं है। तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को कौन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्टेड रे पे। तो देखो इंसिडेंट रे तो पैरेलल में आएगी क्योंकि सन से तो पैरेलल ही निकली थी, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन या उबड़ खाबड़ सरफेस पे टकरा के ये जो लाइट है वो इम्पैरेलल या जो बोले टेढ़ी मेढ़ी निकल गई, पैरेलल में नहीं निकली, तो इसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे रिफ्लेक्शन को बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल ये रहा और रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल ये रहा। अब हम बात करते हैं इनका डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल होते हैं। देखो डेली लाइफ में इनका एग्जांपल ये होता है कि आपने देखा होगा प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। तो प्लेन मिरर क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस क्या होती है, प्लेन, और प्लेन सरफेस वाले हमेशा जो रिफ्लेक्शन करेगा वो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर या अनियमित परावर्तन हिंदी में भी लिख देता हूं, ये होगा नियमित परावर्तन। अनियमित या नियमित परावर्तन क्या होता है उस पर बात करते हैं, वो हमने पढ़ लिया, बट हिंदी में इनका नाम है नियमित और अनियमित। अब देखो इसका एग्जांपल हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पे जब भी कोई लाइट आएगी इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब बात करते हैं हम इस उबड़ खाबड़ सरफेस पे। इसका एग्जांपल होता है अगर कोई गाड़ी होती है उस पर डेंट लगा होता है या मोच होती है कहीं पे, किसी भी चमकीले, गाड़ी का जो कलर होता है वो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा करता है क्योंकि चमकीला होता है। किसी भी चीज जो कि चमकीली है या फिर वो रिफ्लेक्शन कर सकती है लाइट का ज्यादा से ज्यादा, वो उसमें डेंट हो या उसमें कुछ मोच हो या वो उबड़ खाबड़ हो, ऐसी कंडीशन में वहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और आपको भी पता चलेगा कि कुछ पार्ट तो लाइट का इधर एक साथ निकल रहा है, कुछ पार्ट एक साथ इधर निकल रहा है, वो रिफ्लेक्शन जो देगा वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन देगा। पर रेगुलर रिफ्लेक्शन में जिस टाइप से लाइट निकलती है सब में क्या होता है, पैरेलल डिस्टेंस होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन के कुछ पार्ट आपके सामने हैं, इस पे हमने बात की है। अब हम एक और रिफ्लेक्शन का पार्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है साइड रिफ्लेक्शन। नॉर्मली एकदम सरल भाषा में हिंदी में बात करते हैं पार्श्व परावर्तन। मैं सीधा एग्जांपल से इसको समझा देता हूँ, बाद में इसका देखते हैं।
पार्श्व परावर्तन या साइड रिफ्लेक्शन का बहुत बेसिक एग्जांपल है कि हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है और लेफ्ट हैंड क्या दिखता है, राइट हैंड। तो ऐसा रिफ्लेक्शन जिसमें दायां भाग हमें क्या दिखे, बायां, और इमेज का बायां, और हमारा बायां भाग क्या दिखे, इमेज का दायां भाग। यानी ऐसे रिफ्लेक्शन जिसके अंदर पी अगर मैं बनाऊं तो देखो, अगर मैं पी बनाऊंगा और मिरर में देखूंगा तो मेरे को वो क्या दिखेगा, क्यू, मतलब लगभग उल्टा पी। तो ऐसी कंडीशन में इस रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, साइड रिफ्लेक्शन या पार्श्व परावर्तन। साइड रिफ्लेक्शन या पार्श्व परावर्तन का एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं बी बनाऊंगा तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो साइड रिफ्लेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, ऐसा बी बनेगा। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइड रिफ्लेक्शन। ये हमेशा प्लेन मिरर में ही होता है और इसमें वही रूल होता है कि हमेशा जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, सीधी बनती है और आभासी बनती है, या वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। उन सब पे अभी बात करेंगे प्लेन मिरर की इमेज फॉर्मेशन में। ये सारे जो टॉपिक हमने पढ़े ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए भी, प्लेन मिरर में किस टाइप से रिफ्लेक्शन होगा। तो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन का बेस क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन विद साइड रिफ्लेक्शन। अब बनाते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको, जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे भी इसको बनाया कैसे जाता है। तो प्लेन मिरर बनाने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम एक ग्लास स्लेब लें। हम एक ग्लास स्लेब लें, मेरे को और कुछ मिला तो है नहीं, घर में जो लगे होते उसको मैं निकाल के लिए आया। हमने लिए ग्लास स्लेब। अब इस पे हम क्या लगा दें, एक फॉइल पेपर। ये मैंने ले लिया, मेरे पास एक फॉइल पेपर है और एक क्या है, ग्लास स्लेब। अब ग्लास स्लेब के दो साइड्स होते हैं, एक ये वाला, एक उसके ऑपोजिट वाला। अब अगर मैं ग्लास स्लेब के पीछे इस एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दूं, अगर सही तरीके से, ये थोड़ा सा क्या है, प्योर रिफ्लेक्शन नहीं है बट एकदम ज्यादा चमकीली फॉइल को लगाऊं, तो अगर पीछे मैंने इस साइड एल्यूमिनियम फॉइल को लगाया और आगे क्या है, ग्लास स्लेब, तो अब ये हमारा क्या बन गया, एक प्लेन मिरर। पीछे क्या है, एक रिफ्लेक्शन वाली जो मेटल है पीछे वो है रिफ्लेक्टर के रूप में, और आगे क्या है, ग्लास स्लेब। तो इस टाइप की जो चीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। तो ये था एक कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर को कैसे बनाया जाता है। प्लेन मिरर में एक साइड के पीछे किए जाते हैं पॉलिश और एक साइड को क्या रखा जाता है, एकदम नॉर्मल। तो पीछे की ये जो पॉलिश उसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, जो कि अभी हमने सिल्वर फॉइल लगाया था, उस पॉलिश को हमेशा ऐसे शो किया जाता है डायग्राम्स में। और आगे वाला पॉइंट क्या बन गया, एक रिफ्लेक्टर बन गया या फिर एक रिफ्लेक्शन करने वाला बन गया। देखते हैं अब इसमें हम क्या मानेंगे, इस प्लेन मिरर के यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है जहां पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है। उस ऑब्जेक्ट को मैं एरो से शो करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो इमेज बनती है उसमें एरो से हम शो करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट तो ओरिजिनल चीज, जैसे कि हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं या अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, तो हम तो ऑब्जेक्ट होंगे, और जो मिरर में हम जो चेहरा देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो देखो इससे हम बनाना सीखते हैं रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, कि भाई हम किस टाइप से ऐसे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। तो देखो कुछ रिफ्लेक्शन के लॉ आपको समझ में आएंगे वापस से, और लॉ का क्या यूज होता है वो समझ में आएगा। उसके बाद में इसके प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपको समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट पे बाहर सन से कोई लाइट आई, एक लाइट टकरा के इस ऑब्जेक्ट एकदम सीधी निकली। अब याद करो, दिमाग लगाओ, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, कि जब कोई भी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे आती है और जाती है तो वो नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, एंगल्स बनाती है। अब मेरे को यहाँ पे इंसिडेंट रे जिस एंगल पे जाती हुई मिल रही है वो है 90 डिग्री का एंगल। अब मेरे को एक बात बताओ, 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई इंसिडेंट रे आ रही है और नॉर्मल पहले से वहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, तो 90 और 90 के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। यानी एक आदमी के सामने एक आदमी सीधा खड़ा है तो वो एंगल क्या होगा, जीरो। या सीधी सी बात समझी जाए, घड़ी का डायग्राम ले, तो अगर उसमें 12 बजे हैं तो जब एंगल बनता है वो क्या होता है, सुइयों के बीच में जीरो। बट घड़ी में मान के चलो 10 बजे हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होता है। घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कब कब जीरो होगा, वो तब तब जीरो होगा जब तक उस टाइम पे दो सुइयां आ जाए।
जैसे कि 2:10, ठीक है, 6:30, ऐसी कंडीशंस पे जो सुइयों के बीच का एंगल होता है वो जीरो होता है। तो हम समझ सकते हैं एंगल जीरो का मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरी चीज आ जाना। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे क्या है, 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुई है इंसिडेंट पॉइंट पे, वहां पे क्या है नॉर्मल है, तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। अब सेकंड लो याद करो कि जो जितना एंगल इंसिडेंट रे का होगा उतना एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो इंसिडेंट एंगल कितना है, जीरो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो गया, जीरो। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो, तो यानी उसी लाइन पे वापस से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। तो हमें ना इंसिडेंट रे दिखेगी सही से ना रिफ्लेक्टेड रे, एक दूसरे के ऊपर दोनों रेज होंगी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को हम कुछ इस टाइप से समझ लेते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से हमने समझ लिया कि इंसिडेंट रे कुछ ये है और रिफ्लेक्टेड रे ये है। अब एक दूसरी लाइट मान लेते हैं सन से इस चीज से टकराए और एक इसी पॉइंट से दूसरी लाइट एकदम यहाँ पे आके गिरी, जहां पे हमने सरफेस बनाई है। क्या बनाई है, सरफेस बनाई है। इसको समझना थोड़ा सा, यहाँ पे आके वो लाइट गिरी, गिरने के बाद इस पॉइंट पे जितने एंगल पे आती है हमें पता है, उतने एंगल पे क्या जाएगी, वो वापस जाएंगी। तो इस पॉइंट पे थीटा एंगल पे आए तो यहाँ पे जाएगी भी कितने, थीटा एंगल पे। थीटा के एंगल की हम वैल्यू मान लेते, कुछ भी है हमें पता नहीं है, बट हम मान लेते कोई ना कोई एंगल है। थीटा एंगल पे कोई लाइट आई और थीटा एंगल पे कोई लाइट वापस जा रही है। इस कंडीशन में हम बात करते हैं कि ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे जो कोई बंदा खड़ा होगा उसको क्या लगेगा, उसको ये थोड़ी पता है कि लाइट पहले आई किसी से रिफ्लेक्ट होके आई, उसको क्या लगेगा कि लाइट तो इस मिरर के अंदर से आ रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई मिरर हो, उस पर मैं अगर टॉर्च मारूं और रिफ्लेक्टेड होकर आपके सामने वो लाइट आ रही है, तो आपको क्या लगेगा कि ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड होकर आ रही है, आपको क्या लगेगा अंदर से लाइट आ रही है। तो इस यहाँ पे खड़े किसी भी व्यक्ति को क्या लगेगा कि लाइट पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है। आपको क्या लगेगा, लाइट पीछे से आ रही है। ये पीछे से हम इसको क्या मान लेते हैं, डैश डैश डैश। तो लाइट क्या आ रही है, पीछे से आ रही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो खड़ा है उसको पीछे से लाइट दिख रही होगी और उसने क्या मान लिया, इस लाइट को भी क्या देखा कि पीछे से आ रही है। आपको जो भी मिरर पे टकरा के लाइट मिलेगी आपको क्या लगेगा कि वो लाइट पीछे से आ रही है। तो देखो ये लाइट क्या लग रही थी, पीछे से आ रही थी, ये लाइट भी क्या लगेगी कि पीछे से आ रही है। तो मैं इसको मान लेता हूँ डैश डैश डैश। ये दोनों जहाँ पे लाइट बनती है, जहाँ पे दो लाइट बनती है मिलती है, वहां पे क्या बनता है हमेशा, इमेज बनती है। तो यहाँ पे दोनों लाइट मिली, एक इमेज बनी, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक इमेज, और उसको एरो से शो कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज लगभग एकदम बराबर है। ऑब्जेक्ट जिस डिस्टेंस पे है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे है मिरर से। मिरर से अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 मीटर दूरी पे, तो इमेज के अंदर इमेज जो बन रही है वो मिरर के अंदर कितनी, मिरर से 5 मीटर दूरी पर होगी। तो ये कंडीशन पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सीधी है, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितनी हाइट का है, मिरर में भी उतनी हाइट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस मिरर से जितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी उतनी डिस्टेंस पे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, या समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इसके कुछ लॉज है, हम सीख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि जो सीधा व्यक्ति खड़ा है तो उसका इमेज भी क्या बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा, यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी जो इमेज बनेगी वो साइड रिफ्लेक्शन के दौरान राइट हैंड दिखेगा लेफ्ट और लेफ्ट हैंड दिखेगा राइट। तो रिफ्लेक्शन के अंदर साइड रिफ्लेक्शन के रूल के कारण या साइड रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी के कारण जब इमेज बनती है प्लेन मिरर में, तो आपको ऐसा लगता है पी क्या दिखेगा, क्यू, या राइट हैंड क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड क्या दिखेगा, राइट हैंड। तो इस कंडीशन में दूसरा लॉ क्या हो गया, साइड रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहला लॉ तो ये है कि ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है, इरेक्ट का अर्थ होता है सीधा, ऊपर की तरफ एकदम सीधा खड़ा है, तो इमेज भी क्या होगा, इरेक्ट होगी। दूसरा रूल देखो, यहाँ पे सीधी इमेज है तो यहाँ पे भी सीधी इमेज है। दूसरा रूल साइड रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। साइड रिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल पी क्या दिखेगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेज बना लेते हैं, क्यू, सॉरी वो क्यू तो इतना ही दिखेगा, पी क्या दिखेगा, क्यू की तरह दिखेगा। ये दो रूल हो गए। थर्ड रूल में यहाँ पे
लिख देता हूं। थर्ड रूल ये होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, यानी यहाँ पे जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे उतनी दूरी पे क्या होगा, इमेज होगा। तो ये तीन कंडीशन होगी। चौथा रूल ये होगा कि ऑब्जेक्ट की साइज आर यहाँ पे मैंने जो चिन्ह लगाया इसको बोलते हैं लगभग, ऑलमोस्ट, यानी एकदम इक्वल नहीं होती ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, एकदम इक्वल नहीं होती, बट लगभग हम कह सकते हैं कि बराबर होती है। इक्वल इसलिए नहीं होती कि इमेज जब हमेशा बनता है वो हल्का सा छोटा बनता है ऑब्जेक्ट की साइज से, बट इसको बड़े लेवल पे हम छोटा एकदम छोड़ देते हैं और हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा लगभग बराबर क्या होती है, इमेज की साइज, यानी एकदम बराबर हम मान सकते हैं। तो चार रूल प्रॉपर्टीज हमारे सामने निकल के आती है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन की। पहली प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो इमेज भी क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी क्या रहेगी, सीधी रहेगी। दूसरा रूल, साइड रिफ्लेक्शन के दौरान पी क्या दिखेगा, क्यू दिखेगा, यानी पी जब हम बनाएंगे तो क्या दिखेगा, क्यू दिखेगा, या हमारा राइट हैंड क्या दिखेगा मिरर में, लेफ्ट हैंड दिखेगा। थर्ड रूल ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से जितनी दूरी पे है तो इमेज भी उतनी ही दूरी पे होगी मिरर में, इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। तीसरा सॉरी चौथा कि ऑब्जेक्ट साइज लगभग बराबर क्या होती है, इमेज साइज, या ऑलमोस्ट इक्वल टू इमेज साइज। ऑब्जेक्ट जितनी साइज का होगा उतनी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, बट थोड़ी बहुत इमेज में साइज में कमी रह जाती है, बाकी एकदम लगभग इक्वल रहेगी। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो हमने देखा है कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म कैसे होती है, इस पे क्या रूल लागू हुआ, रिफ्लेक्शन के रूल लागू हुए। रिफ्लेक्शन के रूल जो सेकेंड लॉ है वो बहुत ज्यादा काम है यहाँ पे वापस रिफ्लेक्शन करने में, यहाँ पे वापस रिफ्लेक्शन करने में। बट जब भी किसी लाइट का किसी सतह से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इस टाइप से दिख रही है कि वो पीछे से आ रही है, आई बात समझो, रिफ्लेक्शन रे इस टाइप से लिखेगी वो पीछे से आ रही है। तो इस कंडीशन से हमें जो इमेज बनाने में आसानी होती है, जो कि पीछे की तरफ दिखी और इमेज बना। तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, उसके साथ थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था साइड रिफ्लेक्शन। अब हमने पढ़ लिया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। हर वीडियो के नीचे हमारी मेल आईडी होती है। और आज की क्लास में अगर आपको समझ आए तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आज के जो हमने टॉपिक पढ़े वो हर स्टूडेंट के काम आएंगे, उससे ये रिलेशन नहीं है कि वो साइंस का ही हो। हम कुछ चीज़ ऐसे भी पढ़ रहे हैं जो आउट ऑफ बुक भी होती है, ये आपकी चीज़ें बुक में इतनी डिटेल में नहीं दे रखी है, बट हमने इसको इसलिए पढ़ा ताकि हर स्टूडेंट को चीज़ें समझ में आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड अदर टर्म में, अगर अभी तक वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल अदर स्टूडेंट्स तक पहुंचे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हर स्टूडेंट की आप हेल्प कर सको। स्टूडेंट की तरफ आपको क्या करना है, बस वीडियो शेयर करना है, हेल्प करने का काम मेरा, बट आपको मेरे काम से भी ज़्यादा आपकी मदद लग रही है कि आपको शेयर करना है या फिर सब्सक्राइब करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है वो ग्रो करे और लोगों की या अदर स्टूडेंट की रिकमेंडेशन में आ सके। तो आज की वीडियो में अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से वो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको जितना एनर्जी फुल या जितना अच्छे से समझा सकूं समझाया, ठीक है। तो और वीडियो में कहीं कहीं पॉज भी आया, वो पॉज इसलिए आया क्योंकि जो आंखों में पानी आने की वाली प्रॉब्लम है, जुकाम वगैरह है, तो उस वजह से क्या होता है बार बार गला खराब हो जाता है, उस वजह से कहीं पे आपको लगा कि वीडियो पॉज हुआ, बाकी लगभग लगेगा ही नहीं, कहीं पे लगा है तो उस रीजन से हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने हमने कुछ चीज़ें पढ़ी
जिसमें कि इमेज फॉर्मेशन हमने देखा किसके दौरान, प्लेन मिरर के दौरान। फिर हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल लाइट इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्टेड भी क्या करती है, पैरेलल ही करती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, पैरेलल लाइन तो क्या होती है, इंसिडेंट करती है, और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो पैरेलल नहीं होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा साइड रिफ्लेक्शन, और उसके बाद में हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये वाला डायग्राम कैसे बनाया वो ध्यान रखना, वापस वीडियो में जाके देख सकते हो। और ये 4 लॉ ऑफ प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन है, प्रॉपर्टीज मान सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी साइंस की, तब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम एक एक चीज़ को समझेंगे, उसके यूजेस समझेंगे। और आज वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अब से जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास 10th की साइंस, उसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक क्या पता एकदम एनर्जी भी आ जाए। तब तक मैं नीरज आपसे लेता हूँ इस वीडियो में विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।